RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उस पर्सनैलिटी को आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं, जिसको सुनने के लिए मैं भी आतुर रहता हूं और जिनकी एजुकेशन पूरे इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के आज कोने कोने के अंदर जा रही है। अगर मैं हिंदुस्तान का लीडर उनको बोलूं तो ये बात जमती नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड के जो है वो लीडर हो चुके हैं और वो लीडर, वो पर्सनैलिटी, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो क्रिएटिव माइंड है, वो अपने अंदर जो है ना डेली कुछ ना कुछ नया जो है क्रिएट करते रहते हैं। और यही खूबी जो है उनकी, हमें जो है हमारे गुरु, और हमने एक एक चीज उनसे जो सीखी है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं उस माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपने विनम्र स्वभाव से लाखों करोड़ों दिलों को जीता। ना केवल मात्र आरसीएम बल्कि आरसीएम के बाहर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है आज उनको बहुत तगड़ा रिगार्ड देती हैं। और मैं उनकी तारीफ करने के इतने ज्यादा लायक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो किताबें उनके ऊपर लिखी जा सकती हैं, वो जो नॉलेज उनके पास है, वो जो ज्ञान के भंडार हैं, तो आप जो है जरूर उनसे जो है उनकी बातों के नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। और मैं आप सब साथियों के वार्म वेलकम के बीच में एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करता हूं जो हम सब साथियों के सीनियर लीडर हैं। एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जो बहुत पोलाइट हैं, विनम्र हैं, एजुकेशन के मास्टर हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्राइड हैं। मतलब गर्व करती है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आज हिंदुस्तान के अंदर यदि आप गाइडलाइन से, आपको गाइडलाइन मिली है और बहुत जल्द एक्ट आने वाला है, तो उस सारी कार्रवाई के पीछे जो बहुत बड़ा रोल है वो माननीय सुरेंद्र वत्स साहब का है। तो मैं आपके वार्म वेलकम के बीच इनवाइट करता हूं, प्लीज हैप्पी वेलकम, जोरदार तालियां जम के स्वागत करेंगे श्रीमान सुरेंद्र वत्स साहब का। वेलकम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी जी, थैंक यू सो मच इस प्रकार के वार्म वेलकम के लिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे पंडित जी की वो लाइनें याद आ रही हैं जिस प्रकार से आपने स्वागत किया कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, रात भर आईना में देखता रहा। तो मुझे लग रहा है कि आईना मुझे आज फिर देखना पड़ेगा इस मीटिंग के बाद में। वैसे तो ये जूम मीटिंग का एक बेनिफिट ये है कि आप आईना जैसा देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली आरसीएम बिजनेस इतनी खूबसूरत चीज है कि अगर हम इसमें आ जाएं तो ये एक व्यक्ति को कहीं से कहीं पे भी लेके जा सकती है। बस आपको उस बड़े विजन के साथ में कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। और गुलाटी जी अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं पूजा का धन्यवाद करता हूं। पूजा जो है पूरे इंडिया की लीडर हैं और लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं वो मीनू और जेएस विर्क का जो मोटिवेशन, जो पारिवारिक माहौल था, वो दोनों को, पूजा को और कुलजिंदर को, दोनों को वहां तक लेके गया है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सभी बड़े बड़े लीडर्स का विशेष रूप से स्वागत। बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे में देख पा रहा हूँ। धिंगड़ा साहब को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। राकेश शर्मा जी खुद यहाँ उपस्थित हैं इस मीटिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि सीखने की इम्पोर्टेंस कितनी है। इन बड़े लोगों को जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को जानने की, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एग्जाम्पल के रूप में हमेशा आपके सामने रहते हैं। गुलाटी जी जब बातचीत कर रहे थे तो मैं छोटा सा आपको घटना बताऊंगा, शायद गुलाटी जी ने आपको बताई भी होगी। और वो कहीं ना कहीं एक संदेश है उन सभी साथियों के लिए जिनकी अभी आरसीएम बिजनेस में शुरुआत है या शुरुआत करने वाले हैं या वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं। गुलाटी जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसमें राकेश शर्मा जी प्लान दिखाने गए और आप सब जानते हैं कि प्लान हेडमास्टर साहब को दिखाया जा रहा था, गुलाटी जी को नहीं दिखाया जा रहा था। गुलाटी जी बस सुन रहे थे उसको, और सुनने के बाद में गुलाटी जी ने ज्वाइन किया। तो इसमें एक बड़ा संदेश ये है कि आप बहुत उत्साह के साथ में लोगों को प्लान दिखाइए, बातचीत कीजिए। और मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं, जिसपे ग्रह दशा ठीक है, वो हमें ज्यादा नहीं मालूम कि शनि क्या करता है और शुक्र क्या करता है, बुध कौन से स्थान पे होना चाहिए, लेकिन बस उसमें इतना मालूम है कि जब उसकी दशा ठीक होती है
तो फिर प्रमोद गुलाटी जैसा व्यक्ति बोलता है कि जी मुझे ज्वाइन करना है, तो फिर सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। उसके बाद में घटना और मुझे याद है, जींद में हम लोग मीटिंग करते थे, बुलबुल एक रेस्टोरेंट कम होटल था वहां पे, तो उसमें हम लोग मीटिंग करते थे और संभवतः प्रमोद गुलाटी जी की वो पहली मीटिंग रही होगी, एक बड़ी मीटिंग, तो जिसमें गुलाटी जी को भी बुलाया गया और बाकी लोगों को भी बुलाया गया। हम लोग वहां मीटिंग करते थे। किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हॉल हमें मिलना था वो हॉल हमें नहीं मिला और लोग आ गए जिनको टाइम दिया गया था, बुलाया गया था। नई नई बिजनेस की शुरुआत थी, उसमें काफी सारे गेस्ट थे, तो उसमें गुलाटी जी भी एक थे। और अब दो विकल्प थे। एक विकल्प तो ये था कि भाई सबसे माफी मांगी जाए कि भाई हॉल हमें मिला नहीं, माफ कर दीजिए और अगली मीटिंग में हम आपको बुलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पास में एक पार्क था, नेहरू पार्क, हम सब लोग जितने भी लोग थे उनको वहां पे लेके गए और एक गोल दायरे में सबको बैठाया और बैठा के थोड़ी सी आरसीएम बिजनेस के बारे में बातचीत की। तो मुझे और तो कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन लोग थे, लेकिन गुलाटी जी मुझे अच्छे से ध्यान आ रहे हैं। प्रमोद गुलाटी जी उस मीटिंग में थे और उनसे बातचीत हुई और शायद मेरी पहली मुलाकात उनकी वही थी कि जब एक मीटिंग हॉल में नहीं होके एक पार्क में हम लोग बैठे। तो वो आपका एटीट्यूड है, जब आपकी करने की इच्छा होती है तो आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और सारे के सारे टॉप लीडर्स आपकी अपलाइन में इस प्रकार के हैं कि उनसे सीख के आप उनकी जीवनी को, अब तक की जीवनी को, अब तक के उनकी लाइफ जर्नी को आप अगर जान लें तो मुझे लग रहा है और किसी किताब को पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। राकेश शर्मा जी की आप जीवनी को जानेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया था कि मैं, जब हम बात करते हैं ना कि भाई ड्रीम होना चाहिए, गोल सेट करो, तो उन्होंने गोल सेट कर लिया था कि शादी तब करवाऊंगा जब टेक्निकल अचीवर बन जाऊंगा। तो उस प्रकार के अपलाइंस आपके पास में हैं जो उदाहरणों से भरे पड़े हैं। और मैं बहुत लकी हूं कि मैं भी इस बहुत शानदार टीम का, एक नाम ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, TRS, टीम राकेश शर्मा। तो ये मैं भी इस टीम का एक कहीं ना कहीं एक पार्ट हूं, तो मैं प्राउड फील करता हूं। और ये बिजनेस पंजाब से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में आज ये पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस बन गया है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे बातचीत करने के लिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि जूम मीटिंग में शायद कुछ नए लोग भी होंगे। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और बिल्कुल मैं उसी शहर से संबंध रखता हूं जहां प्रमोद गुलाटी जी रहते हैं, राकेश शर्मा जी का जहां पे जन्म हुआ और मैं भी वहीं पे पला बढ़ा और वहीं पे मैंने भी अपना आरसीएम बिजनेस की मैंने शुरुआत की। एक मध्यम वर्गीय परिवार की मेरी पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। कुछ बड़ा करने का हमेशा सपना रहता था, कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा कहाँ से करें, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की थी, जहां मुझे एक महीने की सैलरी मात्र 500 रुपये मिलती थी। और 1 साल नौकरी करने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से बड़ा नहीं हो पाएगा, मुझे बिजनेस करना चाहिए। और उसके बाद मैं आ गया केबल टीवी के बिजनेस में। केबल टीवी उन दिनों एक नए तरह का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। सो केबल टीवी का बिजनेस जब मैं कर रहा था तो वहां मैंने खूब मेहनत किया। पैसा तो वहां पे मिल रहा था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे एक तो टाइम फ्रीडम नहीं थी और दूसरी जो एक चीज थी जो मुझे बहुत परेशान करती थी, वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से कम बुलाते थे, केबल वाला ये कह के बहुत लोग बुलाते थे। जिस एरिया में मैं जाता था वो थोड़ा हाई फाई एरिया था, तो उसमें अगर मैं जा रहा होता, कई घटनाएं मुझे याद हैं, मैं जा रहा हूँ गली से और पीछे से आवाज आती थी, केबल वाले इधर आ, केबल वाले इधर आ। मैं इग्नोर करता था तो और तेज से चिल्लाते थे लोग। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और लोग उसे पढ़ें। तो हर आदमी चाहता है कि उसका नाम सम्मान के साथ में लिया जाए, और मैं ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जहां पैसा तो हो लेकिन पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम भी हो, रिकॉग्निशन हो, मान सम्मान हो, लोग सम्मान के साथ में बुलाएं। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे। उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, मैं एक होम मीटिंग में गया और वहां पे मैंने पहली बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा और
उसके बाद में मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन ज्वाइन किया मैंने आरसीएम बिजनेस को उसी समय, और राकेश शर्मा जी और मैं बिल्कुल एक साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया। 1 महीने की हमारी ज्वाइनिंग है राकेश शर्मा जी की और मेरी, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक बड़ी मीटिंग देखने के बाद में मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए, और उसके बाद मैंने गंभीरता के साथ आरसीएम बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और आज की ये जो मीटिंग है ना, हालांकि ये जूम मीटिंग है, आप अपने घर में इसको देख रहे होंगे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम किसी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, फिजिकली हैं या वो डिजिटली हैं, तो वहां पे बैठने के बाद एक अलग तरह का माहौल बनता है, और उस माहौल में बैठ के बड़े बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ऐसी एक बड़ी मीटिंग में बैठ के मैंने डिसाइड किया कि मैंने आरसीएम बिजनेस को अब सीरियसली करना है, और उसके बाद दोस्तों मैंने शुरू किया। चूंकि आरसीएम बिजनेस आप पीछे देख रहे हैं, तो बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे अप डाउन रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेंगे। तो मेरे साथ में भी रहा, थोड़े अप डाउन रहे, उतार चढ़ाव रहे, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। और जिस प्रकार से आज आपके पास में लेवल्स आते हैं, ईगल बनते हैं, रनर विनर बनते हैं, तो उसी प्रकार से 1.15 का लेवल, 1.70 का लेवल, तो इस प्रकार के लेवल हम लोगों ने अचीव किए। बड़ी खुशी होती थी, रॉयल्टी मिली, टेक्निकल मिला, और कंसिस्टेंसी की वजह से, लगातार काम करने की वजह से आज जैसे गुलाटी जी बोल रहे थे कि मेरे पास में डायमंड की एक पिन है, और मैं आप सब लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, और अपने अनुभव के आधार पे ये बात बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं। आने वाले समय में चूंकि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा कारोबार होने वाला है, मतलब ये मान के चलिए कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ खाली पड़ा है, और आरसीएम बिजनेस उसको लीड करेगा। और आप अगर आरसीएम बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ में, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार बगैर रुके हुए काम करते रहेंगे, कभी कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, वो एक अलग बात है, वो परिस्थितियां उस प्रकार की हो सकती हैं आपके साथ में, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप आरसीएम बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं, और डायमंड वाली जिंदगी को, लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। और कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे उसको गोल को सेट करें, उसी टॉपिक पे मैं आज आना चाहता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है हम सब के लिए, सितंबर का। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। अपनी जिंदगी में हम गोल्स को किस प्रकार से सेट करें और कैसे उनको अचीव करें, तो इस पे बातचीत करते हैं। आपका अगर डायमंड बनना है आपने, तो उस गोल को भी आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके अनुसार आप बहुत गंभीरता के साथ में सुनिएगा कुछ चीजें। सितंबर महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने को हम लोग टारगेट मंथ बोलते हैं, कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग गोल बनाते हैं और लोग उनको अचीव कर लेते हैं। और ये महीना हमें ये संदेश देता है कि अगर हम जिस प्रकार सितंबर में अपने गोल्स को लेके सीरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी के जो बाकी गोल्स हैं उनको लेके सीरियस हो जाएं, तो डेफिनेटली हम उनको भी इसी तरह से अचीव कर सकते हैं जिस प्रकार हम सितंबर महीने का गोल अचीव करेंगे। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं सर, कैसे गोल को सेट करना है और कैसे अचीव करना है। गोल को हिंदी में हम बोलेंगे लक्ष्य। गोल से पहले एक और शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रीम। सो पहले हम लोग ड्रीम की बातचीत करेंगे। जैसे मुझे कार चाहिए, ये एक ड्रीम है, एक सपना है कि मुझे कार चाहिए, एक सुंदर सा घर चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, और मैं फिट रहना चाहता हूं। ये सारे के सारे हमारे सपने, एक अच्छी जिंदगी चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी चीजें हम लोग सोचते हैं, तो पहली चीज जो सबसे प्रारंभिक स्टेज है जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो वो है ड्रीम देखना, सपने देखना। और इस दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा काम किया है, इस दुनिया में जो बदलाव लेके आए हैं, वो सारे के सारे लोग ड्रीमर रहे हैं। चाहे हम लोग वाल्ट डिज्नी की बातचीत करें, किसी की भी बातचीत कर लीजिए आप, वो सारे के सारे लोग ड्रीमर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं, उनके सपने हैं भी, लेकिन वो दूसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते। और दूसरी सीढ़ी है कि अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को
अपने सपने को लक्ष्य में परिवर्तित करना। तो ड्रीम को लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए क्या करना, आपको मोटा मोटी एक काम करना है कि आपने अपने सपने के पीछे एक डेट डाल देनी है। When the date of achieving a dream is fixed, then it becomes a goal. जब हम अपने सपने के पीछे एक डेट डाल देते हैं कि मुझे कार चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक, मैं अगर ऐसा बोलता हूं मुझे कार चाहिए तो ये सपना है, और मैं अगर कहता हूं मुझे 31 दिसंबर 2022 तक कार चाहिए, तो अब ये सपना गोल में परिवर्तित हो गया है। लेकिन ये परिवर्तित तो हो गया है, लेकिन इसमें अभी स्पष्टता नहीं आई है, क्योंकि कार तो 2 लाख रुपए की कौन सी आती है, नैनो भी आ जाती है, और आपको मर्सिडीज में जाना है उस प्रकार की ब्रांड में अगर आपने जाना है तो फिर 2, 2.5, 3, 5 करोड़ रुपए भी आपके लग सकते हैं। तो इसमें फिर हम स्पेसिफिक भी इसको बनाएंगे कि 31 दिसंबर तक तो चाहिए, कौन सी कार चाहिए, उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, उसका कलर भी अगर हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो और ज्यादा संभावनाएं हैं कि हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस प्रकार जितने भी हमारे गोल हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, उनको हम सबको गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। आप सबका एक ड्रीम होना चाहिए कि आपने डायमंड बनना है, और अगर आपका ये ड्रीम है तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाइए, इसको आप अपने गोल में कन्वर्ट कीजिए। गोल में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपने तय करना है कि आपने ये डायमंड का लेवल है कब तक अचीव करना है। माना आप अभी 40,000 का बिजनेस कर रहे हैं, आप कहेंगे कि सर मैं कैसे पता करूं कि मैं कब बन जाऊंगा डायमंड बनने के लिए 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए। तो आप अपनी अपलाइन की सहायता ले लीजिए। अपलाइन आजू बाजू नहीं है तो सिंपली अपनी कॉमन सेंस से थोड़ा सा एक टारगेट बनाइए कि भाई अभी 40,000 है, अगले महीने 70,000 करूंगा, ये जब तक 3.5 नहीं पहुंचता है तब तक मैं एक एक लेवल बढ़ाता रहूंगा, उसके बाद मैं 20% से ग्रो करूंगा, फिर ज्यादा बिजनेस हो जाएगा, फिर 10% से ग्रो करूंगा। तो ऐसे एक पेपर के ऊपर में एक एक्सरसाइज कीजिए और फिर देखिए कि आप डायमंड कब तक पहुंच रहे हैं, और वो डेट आप लिख दीजिए अपनी ड्रीम बुक में कि भाई मैं तब तक डायमंड पहुंचने वाला। हो सकता है जो डेट आज हम लोग लिखेंगे उससे पहले भी पहुंच सकते हैं और उससे बाद में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर वो लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने सही दिशा चुन ली है, हम सही डायरेक्शन में जाना हमने शुरू कर दिया है। इसको इस रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मैंने दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है बाई रोड, तो मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि मुझे बाई रोड जाना है, कार से जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो मैंने मैप में गूगल में डाल के देखा, और तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि यार मैं जो है ना 40 घंटे में पहुंच सकता हूं अगर मैं बिल्कुल फास्ट स्पीड से एकदम जाऊं तो 40 घंटे एक टाइम मैंने लिख लिया कि भाई 40 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो अब हो सकता है मैं 40 की बजाय 38 आवर्स में पहुंच सकता हूं, और 40 की बजाय शायद मुझे 45 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर तय हो गया कि मुझे जाना है, वाहन मैंने चुन लिया है, तो फिर धीरे धीरे मैं जिस प्रकार से कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा तो उसी प्रकार से बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपका इरादा मजबूत है और आपने तय कर लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, तब तक पहुंचना है, तो फिर थोड़ी मोटी चीजें हो जाती हैं। जो भी आपके सपने हैं, न केवल मात्र मैं डायमंड की बातचीत कर रहा हूं, आप एक सुंदर सा घर में रहना चाहते हैं, जिस प्रकार से राकेश शर्मा जी एक लग्जरियस हाउस में, पेंटा हाउस में रह रहे हैं, उस प्रकार का अगर आपका सपना है तो वो लिखिए। कब तक चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी में आप एंजॉय करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, तो वो आप तय कीजिए कि आपने कब तक लिखना है। और मैं देखिए जहां पे बैठा हूं उसके बिल्कुल पास में हमेशा मेरे पास में मेरी ड्रीम बुक रहती है। ये मेरी ड्रीम बुक है, इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मुझे एनर्जी देती हैं, जो मुझे ऊर्जा देती है। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, एक्चुअली हम लोग अगर अपनी जिंदगी में हर काम को लक्ष्य में अगर परिवर्तित करने की आदत डाल लें, हर काम, कोई भी काम हम करते हैं सुबह से लेके रात तक, उस काम को हम लोग ये सोचे कि यार इस काम को, कोई भी काम है, जैसे मीटिंग की तैयारी करनी है, या मैंने 3 घंटे का ट्रेवल करना है,
तो क्या उस काम को गोल में परिवर्तित किया जा सकता है? अपने आप से पूछना है, आपने अपने दिमाग से पूछना है कि भाई ये काम है, इस काम को मैं गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। और जब किसी भी काम को आप गोल में कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक। एक फार्मूला है, पैमाना है, उस पैमाने पे आप उसको जरूर माप लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो वही उसी फार्मूले पे मैं बातचीत करता हूं आपके सामने। स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है? स्मार्ट टेक्निक ये कहती है कि जब भी आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो स्मार्ट का एस कहता है, एस मीन्स स्पेसिफिक, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग स्पष्टता। यानी आपका जो लक्ष्य है, आपने काम को लक्ष्य में अगर परिवर्तित किया है तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप सितंबर महीने में, इस महीने में आपने टारगेट लिया कि बड़ा काम करना है, तो बड़ा काम मतलब स्पष्टता नहीं है। लेकिन आपने तय किया है कि आपने इस महीने में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है सेल्फ आईडी से, या आपने रॉयल्टी का लेवल अचीव करना है, तो इसमें स्पष्टता है। रॉयल्टी आपने 3% लेनी है, 5 लाख का वॉल्यूम चाहिए, तो स्पष्टता। आपने मीटिंग की तैयारी करनी है, हर बुधवार को मीटिंग होती है, तो आपने अगले बुधवार की मीटिंग की तैयारी करनी है। तो आप कहें जी मैं इस बार जोरदार तैयारी करने वाला हूं, तो जोरदार में स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ये तय करना पड़ेगा कि आपकी बड़ी लाइन से कितने लोग आएंगे, छोटी लाइन से कितने लोग आएंगे, पुराने लोग कितने आएंगे, नए लोग कितने आएंगे। तो उनको अगर आप पेपर के ऊपर में लिखेंगे प्रॉपर, तो स्पष्टता आ गई और वो मीटिंग की तैयारी, अब आपका काम जो था वो लक्ष्य में परिवर्तित हो गया सर। तो बहुत सारे कामों को आप लक्ष्य में परिवर्तित करने की इट इज ए हैबिट एक्चुअली। अगर आपको पड़ गई तो फिर हर काम को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है आपका जो काम है क्या वो स्पष्ट है, स्पेसिफिक है। दूसरा, एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि जिसे नापा जा सके। 5 लाख का बिजनेस करना है रॉयल्टी जाने के लिए, तो नापा जा सकता है। आप नाप सकते हैं कि अभी 3 लाख हो गया है, अब तक 2 लाख और बाकी है, तो नापा जा सकता है सर। ए फॉर अचीवेबल। लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि आपके लक्ष्य अचीवेबल होने चाहिए। अगर आप, अभी हमने बातचीत की थी कि गोल सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बिलीफ लेवल को बढ़ाती है। लेकिन अगर आप गोल सेट करके उनको अचीव नहीं कर रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हैं बार बार, तो वो आपको डिमोरलाइज करेगी। वो आपके दिमाग को एक संदेश देगी कि यार मैं बनाता तो हूं लेकिन पूरा होता नहीं है कुछ भी। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आप लक्ष्य बनाइए, लेकिन ऐसे लक्ष्य बनाइए बड़े तो हों, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अचीवेबल होने चाहिए। और आर का मतलब है रिलीवेंट। रिलीवेंट को हिंदी में हम बोलेंगे संबंधित। संबंधित का मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी के जो बड़े गोल्स हैं, आपके छोटे गोल उसी दिशा में आपको लेके जाएं। जैसे आपका डायमंड का गोल है 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो आपके फिर छोटे गोल हैं वो भी आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। और टी का मतलब है टाइम बाउंड। एक समय सीमा तय होनी चाहिए उसके पीछे कि मैंने ये काम तब तक पूरा करना है। तो ये एक बड़ा प्रसिद्ध फार्मूला है, स्मार्ट टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप हर काम को इस प्रकार से आप इसमें कन्वर्टेड कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सितंबर की बातचीत करते हैं। सितंबर महीने में जो आपने टारगेट प्लान किया है, मान लेते हैं आपका टारगेट है 5 लाख का बिजनेस, 3% रॉयल्टी आप लेना चाहते हैं। तो अभी आज आप उस टारगेट में क्या करेंगे? आज आप उसको नई एनर्जी के साथ में उस पर काम कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि अब तक कितना हो गया और कितना बाकी है। तो जितना बाकी है उस बाकी वाले में स्पेसिफिक हो गया कि भाई इतना बाकी है, मेजरेबल भी है। अब ये भी देखना कि वो अचीवेबल है या नहीं है। आपने टारगेट तो प्लान किया था, लेकिन अभी 8 दिन में वो अचीवेबल है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अचीवेबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, तो उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लीजिए। आर फॉर रिलेवेंट तो होगा ही होगा वो, और टी फॉर टाइम बाउंड, मतलब 8 दिन आपके पास में है।
टाइप्स ऑफ गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं कि जो भी आप गोल्स बनाए ना, तो गोल्स की एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक सीरीज ऑफ गोल्स अचीव आप करेंगे तो ही आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ गोल की बातचीत करें तो जिंदगी का जो सबसे बड़ा गोल हो आपका, वो होना चाहिए लाइफ गोल। लाइफ गोल का मतलब ये है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, उस समय लोग आपके बारे में क्या कहें, उस समय आप कितनी धन संपदा छोड़ के जाना चाह रहे हैं, आपके दोस्त, आपके बच्चे, नजदीकी लोग आपके बारे में क्या कहें कि यार कैसा आदमी था, तो वो आपको सोचना ही चाहिए। रोबिन शर्मा की एक किताब है, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, कौन आपके बारे में रोएगा, कौन क्या कहेगा, वो सोचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। कुछ लोग है ना डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि सर कमाना तो पैसा ही है। वो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि न तो पैसा मिलता और रेपुटेशन खराब हो जाती है, और फिर लोग उससे उसका फोन ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम गलत चीजें करेंगे, मनी सर्कुलेशन कंपनियों में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो लाइफ गोल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लियर हो। लाइफ गोल के बाद में आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स वो सारे गोल्स जो 5 साल से ज्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, उन सबको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में हम लोग लेंगे। डायमंड आपका बनना जो है वो लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो भी स्टार पल से नीचे के लोग हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में आएगा स्टार डायमंड या स्टार डायमंड होना। मिड टर्म गोल्स जो 2 साल से 5 साल में हमने अचीव करने हैं, उनको मिड टर्म की कैटेगरी में लेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स 6 महीने से लेके 2 साल तक जो हमने अचीव करने हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ गए। मंथली गोल्स सितंबर से लेके अगले 6 महीने तक, फरवरी तक के जो गोल्स हैं हमारे, वो सारे गोल्स आ जाएंगे, मंथली गोल्स में आ जाएंगे। और इसमें लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे छोटे गोल्स। 30 दिनों को, महीने के 30 दिनों को हर दिन में डिवाइड करना, और हर दिन में 14 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो हर घंटे का एक शेड्यूल बनाना और उससे आउटपुट लेना। अगर आपने अपने माइक्रो गोल्स पे आप फोकस रहे और इनको अगर आपने अचीव करना सीख लिया, तो फिर बाकी आपके गोल्स ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार मैं शर्ट बंद करता हूं, शर्ट का अगर नीचे वाला बटन मैंने सही से बंद कर लिया तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली सही बंद होते चले जाएंगे, और नीचे वाला अगर गलत बंद कर लिया तो ऊपर आते आते जो है अलग ही पिक्चर बनेगी। तो हम अगर अपने माइक्रो गोल्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर हमने इन पे काम कर लिया, एक एक घंटे को इंपॉर्टेंस दी। ब्रायन ट्रेसी ने क्या लिखा, मैं दोहराना चाहता हूं वो लाइन जो निचोड़ है पूरी ब्रायन ट्रेसी की जिंदगी के एजुकेशन का। वो कहते हैं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। प्रतिदिन रखा है उन्होंने वहां पे। इट मींस माइक्रो गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 8 दिन आपके पास में है ना, 8 दिन में बड़ा काम हो सकता है, बशर्ते कि उन 8 दिनों को आप घंटों में डिवाइड करें। अगर आपने 10 घंटे भी एक एवरेज लूं काम करना है, तो 80 घंटे आपके पास में हैं। उन 80 घंटों को अगर आपने ठीक से काम कर लिया तो फिर 8 दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। गोल्स की जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत तरह के गोल्स हैं, फिजिकल गोल्स, मेंटल गोल्स, सोशल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स। लेकिन अगर हम सिर्फ बिजनेस गोल्स की बातचीत करें आज, तो बिजनेस गोल्स मतलब आरसीएम बिजनेस में जो आपके गोल्स हैं, आपके जो लेवल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इसमें यह है टेक चार्ज। टेक चार्ज का मतलब यह है कि आप जिम्मेवारी लीजिए कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। अपलाइन साथ में है, बड़ी अच्छी बात है, डाउनलाइन का वॉल्यूम आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेरी। और जब हम किसी के भरोसे रहने लग जाते हैं कि यार वो ए लाइन में इतना कर देगा, मैं बी में इतना कर लूंगा, तो वो चीज हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। ये एक बड़ा अच्छा ट्रायंगल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम जिम्मेवारी लेते हैं किसी भी चीज की,
रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ जाती कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो सारी कंट्रोलिंग मेरी। और कंट्रोलिंग जब हाथ में आ गई तो फिर हैप्पीनेस आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं काम करते हुए, क्योंकि कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आप दूसरों के भरोसे हैं, तो दूसरे करें न करें उससे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कुछ होने वाला है नहीं। तो हमेशा जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप जिम्मेवारी लीजिए। शहर में मीटिंग होनी है, आप जिम्मेवारी लीजिए कि सर मैं आज इस बार तैयारी करूंगा। अगर आपने जिम्मेवारी नहीं ली तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, कौन सा साउंड आएगा, सफाई होगी नहीं होगी, आप अच्छे लीडर हैं, बढ़िया हैं, आप फालतू में परेशान होते रहेंगे। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो गोल सेटिंग में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए कि यस मैंने तय किया है, मैंने डिसाइड किया है, मैं सबकी सहायता लूंगा लेकिन पूरी जिम्मेवारी मेरी है। एक आध पॉइंट में लेता हूं। बर्निंग डिजायर आपके अंदर में होनी चाहिए, जिसपे मैं बहुत बात करता हूं और ये मेरा मैं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। लक्ष्य बनाना एक फैंसी आइटम नहीं होनी चाहिए कि यार लक्ष्य बना लिया फिर खुद ही भूल गए। एक स्टोरी में शेयर करना चाहता हूं सुकरात जी से संबंधित। सुकरात जी यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। और फिलोसफर जो लोग होते हैं ना, तो उनका बातचीत करने का, समझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आम आदमी की समझ में नहीं आता कि वो कैसे क्या क्या बताना चाह रहे हैं। तो सुकरात जी के पास में एक लड़का गया, बहुत उत्साहित था, जवानी का पूरा जोश उसके अंदर था। तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं, बस मुझे आप एक छोटा सा मंत्र दे दीजिए। तो सुकरात जी ने कहा कि बिल्कुल आपको मंत्र मिलेगा, तो पहले आप मेरे साथ में स्नान कीजिए। नदी थी, नदी में गए दोनों स्नान करने के लिए, और वहां पे जाके सुकरात जी ने उस बच्चे को पानी में डुबोने का प्रयास किया और बच्चे ने बाहर निकलने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई बाहर निकलने के लिए। लेकिन सुकरात जी शायद इस मामले के एक्सपर्ट आदमी थे, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करवाते रहते होंगे लोगों को, तो उन्होंने उनको काफी देर तक अंदर रखा उस बच्चे को, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको बाहर निकाला। और जैसे उसको बाहर निकाला उसने सबसे पहले श्वास लिया, और इससे पहले कि वो प्रश्न पूछता, सुकरात जी ने उससे प्रश्न पूछा कि बेटा थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए थी, और नौकरी कौन सी चाहिए थी, और घर कैसा चाहिए था? उस लड़के ने संभलते हुए जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर था न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न नौकरी चाहिए थी, न बिजनेस चाहिए था, न घर चाहिए था। उस समय मुझे थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने संदेश दिया कि अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो याद रखना, सफलताएं कभी मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलती। जिस दिन तुम किसी भी चीज के लिए इतना तड़पने लग जाओगे जितना तुम पानी के अंदर हवा के लिए तड़प रहे थे, फिर वो चीज चल के तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति। यानी आपको और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है जो आपको चाहिए। अभी ओलंपिक में जिन्होंने भी मेडल प्राप्त किए तो उनको वैसे ही मिल गया होगा क्या आपको लगता है? ऐसे घूमते घूमते टोक्यो का टिकट बना और जाके मेडल लेके आ गए? वो बर्निंग डिजायर थी, वो आग थी उनके अंदर में। नीरज चोपड़ा का आप इंटरव्यू सुनिए, देखिए वो कितना पागल था उसके लिए, गोल्ड मेडल के लिए। वही दिखता था, घर वालों से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ कनेक्शन कट, सिर्फ ये कि मैंने अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाना है। तो वो बात गोल्ड मेडल की हो या वो बात आपका ईगल लेवल पे जाने की हो, 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम पे जो आपको एक बेहतरीन टारगेट आपको मिला हुआ है, हिंदुस्तान में किसी टीम के पास में इस प्रकार का शानदार ऑफर नहीं है, या उसको अचीव करने की बातचीत हो, वो बर्निंग डिजायर उसी लेवल की होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो भी गोल्स हैं वो आप बिल्कुल सबके साथ में शेयर कर दीजिए। इससे एक 6C का प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है कि जब आप अपना गोल बताएंगे, यानी कमिटमेंट करेंगे कि मैं अचीव करने वाला हूं, तो कमिटमेंट यानी पहला C, कमिटमेंट से
क्रेज आता है, साहस आता है कि जो मैंने बोला है, अब मैंने बोल दिया तो इसको करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो क्रेज आ जाएगा, साहस आ जाएगा। और क्रेज आते ही फिर तीसरी सी आ जाएगी। तीसरी सी है क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आपके दिमाग से आइडियाज आने लग जाएंगे कि चलो यार ये कर लेता हूँ, 10,000 ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेता हूँ, ये रिटेलिंग कर लूंगा, थोड़ा ऐसे कर लूंगा, किराने वाले को ढूंढ लेता हूँ। तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे, और क्रिएटिव होते ही फिर चौथा सी आपके अंदर में आ जाएगा, और उसको बोलते हैं कैपेबिलिटी। क्रिएटिविटी से है ना, आप कैपेबल महसूस करोगे कि यस मैं कर सकता हूं, कैपेबल हूं मैं, क्योंकि मेरे पास में ये आइडियाज हैं इतने सारे। सो चौथा सी हो गया कैपेबिलिटी, और पांचवा सी है कॉन्फिडेंस। कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस मतलब यस मैं कर सकता हूं, अंदर से आवाज आती है कि यस मैं कर सकता हूं, और जैसे वो अंदर से आवाज आती है तो फिर आप टारगेट को अचीव करते हैं। और फिर एक अगला सी आता है, छठा सी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, लगातार। यानी अब आप अगला टारगेट लीजिए, उसको डिक्लेयर कीजिए, कमिट कीजिए, और कमिट से फिर क्या आएगा, कमिट किया फिर क्रेज आ गया, क्रेज से क्रिएटिविटी आ गई, फिर कैपेबिलिटी आ गई, फिर कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर उसके बाद में फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये एक सर्कल है 6C का, ये चलते रहना चाहिए। तो आपके जो भी टारगेट्स हैं उसको बिल्कुल संकोच मत कीजिए, उसको बताइए। प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक भी अगर नहीं जागे ना सर, ये 8 दिन में अगर जाग गए ना, तो हम लोग कमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार इंडिया की जो टीम है वो बिल्कुल ऐसी समय पे क्रिकेट की टीम मैच निकाल देते थे महेंद्र सिंह धोनी, जब लगता था कि यार अब तो बड़ा मुश्किल है। तो आप भी ऐसे फिनिशर बनिए अपनी जिंदगी में, कि जो टारगेट आपने पूरा किया ना, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिम्मेवारी लेंगे और आप उसको पूरा करेंगे। तो मैं एक चीज मैंने देखिए, आप जिंदगी में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं वो आपका बेस्ट लेसन होता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छे मार्क्स मैंने हासिल नहीं किए, कभी फेल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैंने प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया तो साथ में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया कि साथ में एमए भी कर लेंगे। पूरा साल पढ़ाई नहीं की, डेट शीट आ गई। आपको मालूम है डेट शीट बिल्कुल एग्जाम के शुरू होने से जस्ट पहले आती है। तो डेट शीट आने के बाद ये डिसाइड किया कि एग्जाम देना है। डेट शीट आने के बाद में किताबें खरीदी, पढ़ाई शुरू की, एग्जाम दिए। बर्निंग डिजायर की मैं बातचीत कर रहा था। बर्निंग डिजायर थी इस बार में, जो नई चीज थी मेरे पास में, बर्निंग डिजायर थी कि अगर यार फेल हो गए ना तो स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाएंगे, मास्टर जी फेल हो गए आगे। सबको मालूम मास्टर जी एग्जाम देने गए हुए हैं। तो वो बर्निंग डिजायर थी कि यार फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो 24 घंटे में से 14 घंटे हम लोग पढ़ाई करते थे। मैं और मेरा दोस्त राजपाल दोनों लोग रहते थे। और मुझे अच्छे से याद है साथ में एक आंटी रहती थी, वो मतलब हमें पढ़ते हुए देखते हुए परेशान हो जाती थी कि ये तुम मरोगे, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो कभी बेचारी नमकीन चावल बना के दे जाती हमें, कभी कुछ बना के दे जाती। तो उसने हमारा बहुत मैं बहुत कृतज्ञ हूँ शांति आंटी के प्रति कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा उस समय पे। हमें खाने पीने की सुध नहीं थी। तो हुआ यूं, एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के शायद 5-6 महीने के बाद में घर पे एक सर्टिफिकेट आया, और वो मेरी जिंदगी की मतलब एकेडमिक एजुकेशन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो सर्टिफिकेट में बिल्कुल मोदी जी कितने इंच का बोलते हैं छाती होनी चाहिए आपकी? 56 इंच की। तो 56 इंच की छाती फैला के मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूं, जिसपे लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट awarded to Surendra Vath, student of MA Final Sanskrit, for first position in college in annual university examination in the year 95-96। सिर्फ डेट शीट के बाद में किताबें खरीदने के बाद में मैंने वो कारनामा किया जो मैं 17-18 सालों में कभी नहीं कर पाया था अपनी जिंदगी में। तो इससे मैंने एक सबक सीख लिया कि अगर हमारे पास में फोकस रह के हम लोग काम करेंगे ना, तो 8 दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये 8 दिन में आप चमत्कार कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। मतलब जितना बिजनेस आप 22 दिन में नहीं कर पाए, उतना बिजनेस आप 8 दिन में करेंगे, बशर्ते कि आप पागल हो जाए। ये सर्टिफिकेट वही कह रहा है बस आपको, और कुछ नहीं कह रहा। इतिहास रचा जा सकता है सर। और ये
बिजनेस जो है ये टीम वर्क है, आपकी पूरी टीम मिलके काम कर रही होगी, मुझे उम्मीद है। नहीं कुछ इश्यूज हैं, कुछ अनबन है अपलाइन डाउनलाइन में, तो कम्युनिकेशन गैप आप जरूर बना के रखिएगा। फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट अब बता रहा हूं अभी आपको मैं। कोई भी आपका लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य बना रखा है और अभी 8 दिन में आपने उसको पूरा करना है, तो पहले उस 8 दिन में बचे हुए बिजनेस को आप अपने पेपर पे अचीव कीजिए। आपके बिजनेस में आपकी जो डेप्थ है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी डेप्थ क्या है, कौन सी है। उस डेप्थ में और ज्यादा बिजनेस कैसे क्रिएट हो सकता है, उस पर आप फोकस बनाइए। और डेप्थ से अगर बड़ा वॉल्यूम आप निकाल पाए तो ऊपर में जो लोग हैं वो किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। अच्छी बात क्या है, आपके पास में ऑफर्स हैं, हमारे पास में बहुत शानदार ऑफर्स हैं। 100% बीवी के कुछ प्रोडक्ट हैं। मैं स्पेशली आपको कहना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट अगले महीने भी होंगे, लेकिन बीवी 100% नहीं होगा। 6 महीने के स्टोर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगले महीने बीवी नहीं मिलने वाला है ये सब। तो 100% बीवी वाले प्रोडक्ट के ऊपर में आप विशेष रूप से फोकस कीजिए। किताबें हैं टीसी सर के द्वारा लिखी हुई, उनके ऊपर में 100% बीवी है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। जो सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर में ऑफर है, उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो ऑफर्स के साथ में, और आपके पर्सनल ऑफर इतने शानदार हैं जो टीम राकेश शर्मा ने आपको दिए हैं, तो इतने बेहतरीन ऑफर किसी के पास में नहीं है। तो उन ऑफर्स को आप बीच में शामिल करके अपने बिजनेस को ऊपर तक लेके आइए कि किस प्रकार आप बिजनेस को ऊपर लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा गुडडॉट के ऑफर आपको मालूम है, मैं बहुत सारे ऑफर्स में नहीं जाना चाहता। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी ऑफर हैं वो ऑफर अभी 8 दिन के बाद में क्लोज हो जाएंगे, यानी आप उनमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। जिसमें बाइक के ड्राफ्ट में भी आपका नंबर आ सकता है, कार भी आपको मिल सकती है, और जितने दूसरे ऑफर्स हैं उनकी लास्ट डेट है अभी 30 सितंबर तक उनमें एंट्री लेने का। तो आपने तो एंट्री ले ली होगी, मुझे 100% विश्वास है, लेकिन आप ज्यादा टीम को वो एंट्री दिलाइए ताकि आपको एक परमानेंट बिजनेस आने लग जाए। आगे अक्टूबर में भी चाहिए, नवंबर में भी चाहिए, तो वो बिजनेस आपको तभी मिलेगा जब आपकी टीम के लोग इस 8 दिनों में एंट्री वहां पे लेने वाले हैं। सो ये सारे के सारे ऑफर्स हैं। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी आपसे क्या बोला है सर, मैंने ये बोला है कि आप पेपर के ऊपर पहले अपना टारगेट अचीव कीजिए। 8 दिन में कहां से कितना कितना कैसे कैसे बिजनेस आ सकता है। प्लान ए अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, प्लान बी रखिए अभी, और प्लान बी के साथ में प्लान सी भी रखिए। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है कि कुछ भी हो जाए मैं टारगेट नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अगला प्लान भी आपके पास में होना चाहिए कि भाई कैसे उसको किया जा सकता है, राइट। तो जब पेपर पे आप टारगेट अचीव करें ना सर, आपका टोटल वॉल्यूम का 1% वॉल्यूम, 1%, 1% कहां से आ रहा है वो पेपर के ऊपर में मेंशन होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। मान लेते हैं आपका टारगेट है 5 लाख का, रॉयल्टी जानी आपने 3%, तो 5 लाख का 1% कितना हुआ सर, 5000। तो वो 5000 वॉल्यूम कहां से आएगा वो पेपर पे होना चाहिए। आप अगर सिर्फ ये लिख दिया ना, ये 3.5 आ गया रमेश कुमार से और ये 3.5 आ गया 1.15 आ गया नरेश कुमार से, और आप सोचते हो कि आपका पूरा हो जाएगा, तो नहीं होगा सर। 5-5 हजार का भी वॉल्यूम कहां से आ रहा है, आपकी पकड़ तभी बनेगी आपकी बिजनेस से। कोई बंदा कह रहा है जी मैं अपनी सेकंड लेग से 20,000 कर लूंगा, तो उससे पूछो भाई 20 कहां से आएगा ये बता। इसमें से 10,000 की परचेजिंग वाला कोई है, या 2,000 वाले हैं, 3,000 वाले, 5,000 वाला कौन है। तो जितना आप पेपर पे क्लैरिटी आपके होगी ना सर, देखिए लक्ष्य में सबसे बड़ी चीज है क्लैरिटी, स्पष्टता। जितना इजीली आप पेपर पे अचीव करोगे अपने टारगेट को, उतना इजी आप उसको हकीकत में पूरा करोगे। पेपर पे आपसे पूरा नहीं हो रहा तो फिर हकीकत में कैसे हो जाएगा, चांस ही नहीं है, कोई चमत्कार तो कुछ होता नहीं कभी भी। तो 1% वॉल्यूम कहां से आ रहा है उसको आप फोकस रखिए। और तीसरी बात, देखो मोटी मोटी 3 बात की मैंने आपसे अभी। पहली चीज मैंने ये बोली कि टारगेट को पेपर पे अचीव करना है 8 दिन में। दूसरी मैंने ये बोली कि 1% वॉल्यूम कहां से आएगा उसका ध्यान रखना है। और तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूं अभी आपसे कि आपने हर रोज बिजनेस की क्लोजिंग करनी है।
30 सितंबर को भूल जाइए आप। आज 22 सितंबर को आपका जो टारगेट था वो पूरा होना चाहिए। आज तक नहीं बनाया था, कोई बात नहीं है, कल बना लीजिए। आप मान लेते हैं कि आपका 80,000 का वॉल्यूम अभी आना बाकी है, तो 80,000 के वॉल्यूम के लिए 10,000 की क्लोजिंग हर रोज करनी है। 23 तारीख को रात 12 बजे तक 10,000 वॉल्यूम करना ही करना है। पिकअप सेंटर को जगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, माइक्रो गोल्स। अगर माइक्रो गोल्स पे आपने काम नहीं किया ना सर, तो फिर बड़ी मुश्किल आने वाली है। 30 सितंबर को फिर आप शिकायत करोगे जी नेट स्लो हो गया जी, पिकअप सेंटर वाले ने दुकान बंद कर दी जी, हड़ताल हो गई जी, वो किसानों ने आंदोलन कर दिया जी, पता नहीं क्या क्या बहाने, तूफान आ गया जी। तो उन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी आप फोकस कीजिए। 30 सितंबर पे तो जाइए मत। 30 सितंबर पे जहां लोगों का बीपी ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो आप तो सोन पपड़ी बंटवा दीजिए कि 29 में कंप्लीट हमारा टारगेट, फर्स्ट क्लास। मजे लीजिए लोगों के, फिर पूछे कि भैया हो गया नहीं हुआ, क्या है, कुछ हेल्प कर सकता हूं क्या, बताओ, राइट? तो आपके पास में है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। जो काम 30 तारीख को हो सकता है वो 23 को भी हो सकता है, वो 24 को भी हो सकता है। और जिस प्रकार के ऑफर्स आपके पास में है, मतलब कंपनी वाले सारे ऑफर तो 5% है, 95% तो आपके ऑफर्स हैं, और आप अगर उन पे फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। और एक से एक बढ़ के लीडरशिप यहाँ पे है, इतने सारे लीडर्स हैं, और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि जब अपलाइन के रूप में मेरा नाम लिया जाता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राकेश शर्मा जी का और गुलाटी जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे हिंदुस्तान की उस टीम से मिलवाने का मौका मिला जो हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ने वाली टीमों में से एक है। और ये वैसे वाली टीम है जो अपने छोटे छोटे जो मैच होते हैं फाइनल से पहले के, वो बिल्कुल जीतती हुई जा रही है और बिल्कुल नॉन स्टॉप आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले करके ज़रूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय RCM। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come